हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम दहन के बारे में पढ़ेंगे कि दहन क्या होता है, किन चीजों की वजह से दहन होता है ना। दहन के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है, इसके बारे में बात करेंगे। दहनशील पदार्थ क्या होते हैं, गैर दहनशील पदार्थ क्या होते हैं, दहन के प्रकार क्या क्या होते हैं। फिर बात करेंगे ज्वाला क्या होती है, ज्वाला के प्रकार क्या क्या होते हैं, ईंधन क्या होता है, ठीक है, ऊष्मीय मान क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करेंगे हम। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले कंबशन का मतलब है बच्चों दहन, ठीक है। और दहन और ज्वाला। अब दहन और ज्वाला से आप क्या समझते हैं? जैसे आपको चार इमेजेस दिख रही होंगी, है ना। एक इमेज ए, एक इमेज बी, एक इमेज सी भी आपको दिख रही होगी और एक इमेज डी आपको दिख रही होंगी, है ना। ये चारों इमेजेस आपको दिख रही होंगी। अब इन चारों इमेजेस में आपको क्या दिख रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपने ऑब्जर्व किया? अच्छा, इन चारों इमेज में अगर आप देखोगे तो आग जल रही है ना। आग जल रही है चारों ही इमेज में, जल रही है आग, ठीक है। तो आग जलना, ये जो आग है इसी को क्या कहा जाता है? जब कोई पदार्थ जलता है, ठीक है। कोई भी पदार्थ की बात करें, जैसे यहाँ पर माचिस जल रही है, यहाँ पर गैस जल रहा है, ठीक, यहाँ पर कोयला जल रहा है। तो जब कोई पदार्थ जलता है तो उसी को ही हम दहन कहते हैं। लेकिन ये जो दहन की प्रक्रिया है ये किसकी प्रेजेंस में होती है? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है O2, यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो दहन की प्रक्रिया है ये किसकी उपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक और डिफरेंट चीज दिख रही है। अब वो क्या है? देखो, जब कोयला जल रहा है तो इससे किसी भी प्रकार का इस तरीके से फ्लेम नहीं निकल रही ना। जैसे देखो, माचिस जल रही है तो फ्लेम निकल रहा है, यहाँ पर भी कोई दहनशील पदार्थ जल रहा है तो ब्लू फ्लेम निकल रही है। यहाँ पर भी जल रहा है कोई पदार्थ तो फ्लेम निकल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ हीट हमें दिख रही है, लाइट हमें दिख रही है, लेकिन फ्लेम नहीं दिख रही, ठीक है। तो यानी कि जब कोई पदार्थ जलता है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो हमेशा ज्वाला बनाए। पहले तो आप ये समझ लीजिए, इसे तो हम ज्वाला कहते हैं जब कोई पदार्थ जलता है और इस तरीके से, है ना, ये जो दिख रही है हमें, तो ऐसे बनाता है तो उसे ही ज्वाला कहते हैं। इसके विभिन्न क्षेत्र होते हैं, ठीक है। विभिन्न क्षेत्र होते हैं, वो क्या क्या होते हैं उसकी बात तो हम आगे चैप्टर में करेंगे। फिलहाल कि सभी पदार्थ जो है वो ज्वाला के साथ नहीं जलते। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो बिना ज्वाला के भी जलते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कोयला, है ना, ये जल रहा है लेकिन यहाँ पे ज्वाला नहीं बन रही। अच्छा, कुछ कभी कभी ऐसा होता है जब हम ज्यादा इसमें फूंक मारते हैं तो हल्की ज्वाला हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है, इतना आपको बस समझ जाना है पहले तो। फिर अब हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। चलिए, तो दहन क्या है? वह रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और कौन? कोई पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, बस ध्यान रखना है कि वो पदार्थ कैसा हो? दहनशील हो। दहनशील का मतलब जो जल सकता हो, जैसे लकड़ी है वो जल सकती है, कपड़ा है वो जल सकता है, कोयला है वो जल सकता है। लेकिन बच्चों, अगर हम मिट्टी की बात करें तो क्या मिट्टी जल सकती है? नहीं जल सकती। क्या रेत जल सकती है? नहीं जल सकती, ठीक है। क्या पानी जल सकता है? नहीं जल सकता, ठीक है। इसके अलावा कई सारे पदार्थ है जो दहनशील नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर कोई पदार्थ की तो बात कर रहे हैं, तो लेकिन कौन से पदार्थ की? जो दहनशील हो, जो जलता हो, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके, तो क्या करता है कोई पदार्थ? ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसे ही दहन कहते हैं या दहन कहलाती है ये रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है।
तो लकड़ी का जलना, एक अगर हम उदाहरण की बात करें तो लकड़ी का जलना दहन का एक उदाहरण। ठीक है, तो लकड़ी जलती है जिसमें लकड़ी क्या है, कोई पदार्थ है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ये कर रही है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके लकड़ी जलती है। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, ऊष्मा और प्रकाश यहाँ से हमें देखने को मिलता है। ठीक, चलिए, तो जैसे कोई फ्यूल है यानी कि कोई ईंधन है, ऑक्सीजन के साथ उसको जलाया तो उससे क्या निकलती है, हीट निकलती है बच्चों। ठीक है, क्या निकलती है, हीट निकलती है। क्लियर है इतना? चलिए, तो दहन के बारे में ये जो परिचय हमने पढ़ा है और डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ी है उसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। दहन के बारे में कुछ और बातें डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, दहन को हवा या ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी पदार्थ के जलने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने परिभाषा दी थी, है ना, कि किसी पदार्थ को ऑक्सीजन के साथ जब हम जलाते हैं तो जलेगा कब, ऑक्सीजन के साथ ही ये प्रोसेस होती है, दहन की प्रक्रिया ऑक्सीजन के साथ ही होती है। ऑक्सीजन जो है बहुत नेसेसरी है दहन की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो दहन की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो जब दहन की प्रक्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा और प्रकाश निकलता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ये प्रोसेस होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है दहन कहलाती है, जो कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, सेम वही डेफिनेशन यहाँ पर है। जिस पदार्थ का दहन होता है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पदार्थ है जिसका दहन हो रहा है, जैसे हम कह रहे हैं लकड़ी हमने जलाई, है ना, तो ये भी दहन है। मोमबत्ती हमने जलाई, ये भी दहन है। कपड़ा हमने जलाया, ये भी दहन है। ठीक है, तो जिस पदार्थ का दहन हो रहा है उसे क्या कहेंगे, दहनशील पदार्थ कहेंगे। या बच्चों, दहनशील पदार्थ को ही हम ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, तो ये सभी क्या है, हमारे फ्यूल तो है ही, यानी कि ईंधन तो है ही, साथ ही साथ दहनशील पदार्थ भी है, यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस भी ये हैं साथ साथ। ठीक है, चलिए, तो जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, दहनशील पदार्थ कहते हैं, और इसे ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ईंधन यानी कि फ्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो कभी कभी दहन के दौरान ज्वाला या चमक के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो कभी कभी हमें जो है दहन के दौरान, जब दहन की प्रोसेस प्रक्रिया होती है तो हमें ज्वाला या चमक के रूप में प्रकाश भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा ज्वाला दिखे। ठीक है, लेकिन ज्वाला दिखती है, देखो प्रकाश तो हमेशा दिखेगा हमें। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो रोशनी होती है उससे प्रकाश होता है वो हमेशा दिखेगा। हीट भी निकलेगी जब कंबशन की प्रोसेस होगी, लेकिन ज्वाला जरूरी नहीं है हमेशा उत्पन्न हो। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, दहन के लिए हवा आवश्यक है, और दहन के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो है हवा। हवा यानी कि हम क्या कह रहे हैं, वायु, जिसे हम क्या कहते हैं, एयर। एयर है क्या, मिक्सचर ऑफ गैसेस। बचपन में पढ़ते थे हम, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसों का क्या है, एक मिश्रण है। अब ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे डस्ट है, स्मोक है,
वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि वायु की आवश्यकता होती है। वायु यानी कि एयर, एयर क्या है? गैसों का मिक्सचर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी अलग अलग गैसेस होती हैं। ठीक है, अब अच्छा कितने कितने परसेंटेज ये होती हैं? तो देखो 78% तो नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, बाकी बाकी जितना भी बचा 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी गैसेस और ये जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे होते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अलग से बात करें तो 0.02 से 0.04% के बीच में होता है, और बाकी बचे हुए हमारी ये सारे जो अदर अदर गैसेस हैं, ठीक है, वो सभी मिले हुए होते हैं एयर में। अब हम कह रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं कि प्रकाश के लिए, सॉरी, हम कह रहे हैं कि दहन की प्रक्रिया के लिए हवा की आवश्यकता है। हवा सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो हवा में तो इतने सारे कंपोनेंट है, इनमें से आवश्यक कौन सा वाला है? क्या सारे ही? नहीं, तो सबसे ज्यादा आवश्यक कौन सा कंपोनेंट है? वो है ऑक्सीजन। वो क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर दहन के लिए हवा आवश्यक है, लेकिन हवा में क्या? ऑक्सीजन की यहाँ पर बात हो रही है, ऑक्सीजन आवश्यक है। ठीक, चलिए चलिए, तो इतना अब आप नोट कर लीजिए बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दहन के लिए वायु यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती। देखो अभी तक हमने क्या बात करी? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि, चलिए एक बार समरी देख लेते हैं। अभी तक हमने दहन के बारे में पढ़ा कि दहन क्या होता है। ठीक है, अगर सिंपली कहें तो हमने इसकी परिभाषा पढ़ी। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि जो दहनशील पदार्थ हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की सिर्फ यहाँ पर बात करेंगे, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की। और दहनशील पदार्थ किसके लिए जरूरी है? ये दहन की प्रक्रिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब दहन की प्रक्रिया के लिए दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो कौन कौन से हैं? पहला तो हमारा दहनशील पदार्थ, और दूसरा क्या है? दूसरा है बच्चों ऑक्सीजन। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। तो दहन की प्रक्रिया के लिए दो इंपॉर्टेंट पदार्थ हैं यहाँ पर। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ हम कह लें, है ना? दहन के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है दहनशील पदार्थ और दूसरा है O2 यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, O2 का फॉर्मूला ऐसा, ये जो 2 है ये सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से 2 फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो इस तरीके से ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो CO2 ऐसा नहीं लिखा जाता। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। CO, और ये जो 2 है, ये जो न्यूमेरिकल्स इसमें होते हैं ना, नंबर्स होते हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं? सबस्क्रिप्ट में या सुपरस्क्रिप्ट में भी लिखे जाते हैं कभी कभी, है ना? जैसे SO4 2 नेगेटिव की बात कर लेते हैं, 2 नेगेटिव है तो ये सुपरस्क्रिप्ट में लिखा गया है। ठीक है, चलो ये तो अलग बात हो गई, ये तो डिफरेंट है। ठीक है, तो फिलहाल हमने देखा क्या कि जो दहनशील पदार्थ हैं उन्हें, जो दहन है, दहन की जो प्रक्रिया है, उनके लिए दो आवश्यक चीजें हैं, और वो दो आवश्यक चीजें क्या है दहन के लिए? पहला तो है दहनशील पदार्थ, पहला तो है दहनशील पदार्थ, और दूसरा है O2 यानी कि ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन दहनशील पदार्थ तो हम समझ गए क्यों इंपॉर्टेंट है ना? दहनशील पदार्थ ही नहीं होगा तो आग किस में लगेगी?
हवा में थोड़ी ना लगेगी, है ना। कोई दहनशील पदार्थ तो चाहिए ही दहन करने के लिए। अब ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, ठीक है, इसको अब हम देख लेते हैं। चलिए, तो हेडिंग डालिए आप और फिर उसके बाद देखते हैं क्यों आवश्यकता है ऑक्सीजन की। चलिए, तो इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है, ये जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसे समझते हैं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, इसको इन 3 इमेजेस से समझते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इमेज ए में अगर हम देखें, ठीक है, तो हमने क्या लिया है, एक लकड़ी का ये इस तरीके से प्लेटफॉर्म लिया है, या जो भी एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है। इस प्लेटफॉर्म पर हमने लकड़ी के 2 क्या रख दिए हैं, ब्लॉक रख दिए हैं, वुडन ब्लॉक रख दिए हैं, ठीक है। लकड़ी के 2 छोटे छोटे टुकड़े रख दिए हैं। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर एक जलती हुई मोमबत्ती रख दी है, ठीक है। अब यहाँ पर जलती हुई मोमबत्ती रख दी है और इसके ऊपर से डाल दिया है एक जार। ये क्या है हमारा, एक जार, ठीक है, ग्लास जार, ग्लास जार। ये क्या है, वुडन ब्लॉक्स, ठीक है, वुडन ब्लॉक है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, हमारी कैंडल, ये क्या है, कैंडल, ठीक है, मोमबत्ती। और ये क्या है, मोमबत्ती की ज्वाला, फ्लेम, मोमबत्ती की क्या है, ये फ्लेम है। अब ये लकड़ी के टुकड़े हैं, ठीक है, इनके ऊपर ये जार रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, इनके ऊपर जार रखा हुआ है। तो क्या हो सकता है, देखो, तो मोमबत्ती जल रही है, यानी कि ये जार के नीचे से देखो इनफ स्पेस है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो अंदर जा सके, ठीक है। सिंपल एयर बोलेंगे हम, यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो एयर है वो क्या हो सकती है, यहाँ से अंदर जा सकती है। इसमें क्या है, इनफ स्पेस है कि एयर अंदर जा सकती है। तो एयर अंदर जा रही है, जिस वजह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये क्या हमारा कैंडल क्या है, हमारी दहनशील पदार्थ है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो दहनशील पदार्थ है वो कंटिन्यू बर्न कर रहा है ना, लगातार जलता जा रहा है। अब हमने क्या कर दिया, जो वुडन ब्लॉक्स थे ना, ये यहाँ से हटा दिए, हटा दिए। अब यहाँ से ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ से जो प्रवेश है वो क्या हो गया है, बंद हो गया है, नहीं जा पाएगी। तो कैंडल क्या होने लगेगी, फड़फड़ाने लगेगी, ठीक है। क्या होने लगेगी कैंडल, ठीक है, कैंडल क्या करने लगेगी, फड़फड़ाने लगेगी, ठीक है। ऐसे कंपन उसमें होगा, वाइब्रेशंस उसमें होने लगेंगे, यानी कि वो बुझना शुरू करेगी, ठीक है। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी क्या करेंगे, एक और कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगा देंगे। जैसे हमने नीचे प्लेटफॉर्म पर एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगाया था, वैसे ही ऊपर से भी हम इसको किसी कार्डबोर्ड के टुकड़े से, किसी गत्ते से, या किसी ग्लास की कोई ऐसी स्लाइड होती है, उससे क्या कर देंगे, इसको पूरा ढक देंगे, पूरा बंद कर देंगे। तो यहाँ से ना तो यहाँ ऑक्सीजन होगी, ना तो यहाँ ऑक्सीजन है, जिस वजह से ये जो कैंडल है, ये जो मोमबत्ती है, ये क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, कैंडल क्या होगी, बुझ जाएगी, ठीक है। चलिए, एक्सपेरिमेंट समझ में आया, अब इसको रीड करते हैं यहाँ से। तो हमने क्या पढ़ा कि एक मोमबत्ती को जलाकर मेज पर रखो, मोमबत्ती के 2 तरफ लकड़ी के 2 गुटके रखो, ठीक है। 2 तरफ क्या रखने हैं, लकड़ी के 2 गुटके रखने हैं। उन गुटकों पर कांच की एक चिमनी रखनी है, और गुटकों के ऊपर क्या रखना है, कांच की एक चिमनी रखनी है, या ग्लास जार भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो भी हम रख सकते हैं। हम देखते हैं कि ज्वाला जलती रहती है, क्योंकि गुटकों के कारण चिमनी में ऑक्सीजन युक्त वायु प्रवेश करती रहती है, इसलिए वो कंटिन्यू चल रही है। जैसे हमने यहाँ पर बात की, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से कंटिन्यू जा रही है, ठीक है। अब गुटकों को हटा दो और चिमनी को मेज पर टिका दो।
अब गुटकों को हटा देना है, चिमनी को टेबल के ऊपर रख देना है डायरेक्टली, या जो भी हमने प्लेटफॉर्म लिया था उसके ऊपर रख देना है। ज्वाला का अवलोकन करना है, अब हमें उसको ऑब्जर्व करना है। हमें क्या दिखेगा, ज्वाला कंपन करती हुई दिखाई देती है। तो ज्वाला अब हमें कैसे दिखाई देगी, ठीक है, तो कैसी दिखाई देगी, कंपन करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। जैसे अभी हमने बात की थी कि जैसे हम कह रहे थे ना यहाँ पर कि हमें कैसे दिखाई देगी, ये फड़फड़ाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा हुआ है कि कंपन करती हुई, कांपती हुई, जैसे हमने बात भी की थी कि वाइब्रेट करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि चिमनी में नीचे से वायु तो अब नहीं जा पा रही। किस वजह से हो रहा है ये, देखो वायु उसमें प्रवेश नहीं कर पाती और वहां पर धुआं होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत वहां पर धुआं होता है। अब चिमनी पर कांच की प्लेट रख दो। अब तीसरा वाला में क्या करना है, हमें चिमनी पर कांच की प्लेट रख देनी है। तो अब ज्वाला कंप्लीटली क्या हो जाती है, बुझ जाती है, क्योंकि अब ज्वाला को वायु नहीं मिल रही है, क्योंकि अब यहाँ पर वायु बिल्कुल भी नहीं है। इस क्रियाकलाप से सिद्ध होता है कि दहन के लिए वायु यानी कि सिंपली बात है ऑक्सीजन की, तो दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसको हमने इस एक्सपेरिमेंट से, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पर किया है, तो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हमने इसे समझ लिया है। चलिए, तो अब आप इसको पूरा नोट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमने एक्सपेरिमेंट में किया वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सारे पॉइंट्स को। चलिए, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो इतना अब हम समझ गए हैं कि दहन के लिए वायु की आवश्यकता क्यों होती है। चलिए, अब दहन के कुछ उदाहरणों के बारे में बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जब पदार्थ ऑक्सीजन के साथ स्वतः प्रतिक्रिया करते हैं तो गर्मी और प्रकाश निकलता है, यानी कि ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। इसमें निकलने वाली गर्मी प्रक्रिया और अधिक तीव्र और हिंसक बना देती है। अब इससे जो कंटिन्यू हीट निकल रही है वो उस प्रक्रिया को और ज्यादा हिंसक बना देती है, ठीक है। अगर इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं किया जाता तो यह आग का रूप ले लेती है। यह स्वतः स्फूर्त और हिंसक प्रकृति की दहन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली अन्य समान प्रक्रियाओं से अलग करती है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपने समझ लिया, एक जो नॉर्मल हम बोल रहे हैं, ठीक है, और बाकी एक जो वो हिंसक रूप से हिंसक बन जाती है, ठीक। चलिए, दहन के कुछ उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। तो वो है जैसे हवा में सल्फर का जलना, हवा में हाइड्रोजन का विस्फोट, मोमबत्ती का जलना, कार के इंजन में पेट्रोल का दहन, ये भी एक दहन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। बंसन बर्नर में प्राकृतिक गैस का जलना, तो जो बंसन बर्नर है जिसको हम एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं, उसमें जो नेचुरल गैस होती है वो जलती है, ठीक है। कौन सी नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो गैस भी है उसके भी हमने दो अलग अलग देखे हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था कोल एंड पेट्रोलियम, तो वहां पर हमने देखा था कि जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, वो क्या होती है, जो पेट्रोलियम गैस है वो क्या होती है, जो कोल गैस है वो क्या होती है। तो कई सारी गैसेस के बारे में हमने वहां पर पढ़ा था। तो अब आपको पता होगा कौन सी वाली गैस का फॉर्मूला क्या है, कौन सी वाली गैस है ना, कहाँ से कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है, कैसे इनको स्टोर किया जाता है, इसके बारे में अब आप भली भांति जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। झाड़ी में आग लगने का मतलब है कि लकड़ी, सेलुलोज और अन्य ईंधन ऑक्सीजन में जलते हैं, ठीक है। तो लकड़ी का जलने का मतलब है कि जो वुडन, सेलुलोज है और जो दूसरे हमारे अलग ईंधन है उनका ऑक्सीजन में जलना। तो ये कुछ एग्जांपल है। एक प्रोसेस यहाँ पर है बच्चों कि कोई भी हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन बच्चों हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन जब जलता है, वो मीथेन हो, वो ईथेन हो, ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स के फॉर्म में, ऑक्सीजन और हीट प्रोड्यूस करता है जब कोई भी हाइड्रोकार्बन जलता है। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए होते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है CH4,
C2H6, ठीक है, मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, C3H8, C4H10, ठीक है। ये हमारे कुछ इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक है, ये हमारे कुछ हाइड्रोकार्बन हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं। तो जब ये जलेंगे तो CO2, H2 और हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो आज हमने चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम स्टार्ट किया, जहाँ पर हमने कंबशन के बारे में पढ़ा कि कंबशन क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्यों ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्यों ऑक्सीजन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने एक्सपेरिमेंट से देख लिया। फिर हमने कंबशन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस की, यानी कि दहनशील पदार्थों की। तो दहनशील पदार्थ वे पदार्थ हैं जो दहन की प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक होते हैं। जैसे ऑक्सीजन आवश्यक है, वैसे ही दहनशील पदार्थ भी आवश्यक है। और दहनशील पदार्थ को फ्यूल भी कहा जाता है, यानी कि ईंधन भी कहा जाता है। तो ये सभी टॉपिक्स को आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। बाकी आने वाले अगले सेशन में हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।